हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू योर टीचर। तो आपका जो लास्ट वीडियो भेजी थी मैंने, उसमें संत एक्विनस ख़त्म कर दिया था, कंप्लीट हो गया था आपका संत थॉमस एक्विनस। अब आपका जो नेक्स्ट हैं दार्शनिक फिलोसफर वो हैं बाउमगार्टन। तो अब हम बाउमगार्टन के बारे में पढ़ेंगे। तो बाउमगार्टन में के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा देखते हैं कि आपको मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो में एक्विनस के बारे में। तो एक्विनस ने सौंदर्य के 3 मूल तत्वों का उल्लेख किया था। तो इन्होंने बताया था कि जो सौंदर्यता होती है, जब तक उसमें ये 3 मूल तत्व ना हो, एक तरह से विशेषताएं ना हो ये 3, तो वो चीज़ें सुंदर नहीं लगती हैं, सौंदर्य नहीं लगती हैं। तो पहली थी इनकी पूर्णता। तो जब तक किसी भी चीज़ में अपूर्णता होती है, तो ये कहते हैं कि अगर अपूर्णता होती है तो उसमें से कुरूपता जन्म लेती है ना। और जब पूर्णता होती है तो पूर्णता से सुंदरता उत्पन्न होती है। तो उन्होंने यही पूर्णता बताया है अपना पहला पॉइंट, कि जब चीज़ें अपूर्ण होने के कारण ही वस्तु कुरूप दिखाई देती हैं और पूर्ण होने के कारण सुंदर दिखाई देती है। तो इनका पहला है पूर्णता। सेकंड है इनका अनुपात एवं सामंजस्य। तो आपको मैंने एग्जाम्पल के साथ सब कुछ लास्ट वीडियो में बताया था कि अनुपात और सामंजस्य जब किसी चीज़ में ना हो तो वो वस्तुएं ऑटोमेटिक ही कुरूप दिखाई देने लगती हैं। कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, कलाकृति से लेके आपके दैनिक जीवन में जितनी चीज़ें होती हैं, अगर सभी चीज़ें अनुपात में ना हो, तो उसमें सामंजस्य ना हो, कोऑर्डिनेशन ना हो, तो वो कुरूप दिखाई देने लगती हैं। अब इनका थर्ड था सुस्पष्टता। तो सुंदर वस्तुओं में आभापूर्ण स्पष्टता भी होती है। तो कोई भी चीज़ सुंदर होने के लिए उसमें स्पष्टता होनी बहुत ज़रूरी है, वो सेंट थॉमस एक्विनस के अनुसार। सौंदर्य अनुभव के 2 मार्ग बताए इन्होंने, नेत्र इंद्री और श्रवण इंद्री, स्वाद इंद्री और गंध इंद्री। इनकी तुलना में इन्होंने विज्ञान को बहुत अधिक प्रत्यक्ष माना हुआ है। तो मतलब हम इंद्रियों द्वारा लेते हैं आनंद और सौंदर्यता को ग्रहण करते हैं, और दूसरा विज्ञानों के द्वारा भी ग्रहण करते हैं। तो नेत्र इंद्री नेत्रों के द्वारा देखते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं, स्वाद इंद्री जीभ के द्वारा स्वाद लेते हैं, गंध इंद्री नाक के द्वारा सूंघते हैं। तो इन्होंने इंद्रियों को बताया है और उसकी तुलना किससे की है? विज्ञान से की है। विज्ञान क्या है? बहुत प्रत्यक्ष है। आँख और कान से ही हम संसार का यथार्थ और कलाकृति का भेद समझने में समर्थ होते हैं। बाह्य यथार्थ ही संसार इच्छा को उत्पन्न करता है। तो देखो, ये बता रहे हैं कि आँख और कान द्वारा ही क्या करते हैं, हम संसार में जो यथार्थ चीज़ें हैं, यथार्थ कलाकृति हैं, जो रियलिज्म में हमें नज़र आती हैं, उनके हम भेद समझते हैं। जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तभी उसका भेद समझने में समर्थ होते हैं। और जो बाह्य यथार्थ होता है, संसार इच्छा को उत्पन्न करता है, उन चीज़ों को हम नेत्रों और आँखों के द्वारा और कान के द्वारा सुनते हैं और आँखों के द्वारा देखते हैं। संसार यथार्थ से उत्पन्न इच्छा का प्रयोजन होती है, किंतु सौंदर्य की इच्छा निष्प्रयोजन होती है और यह केवल प्रत्यक्षीकरण तथा मनन से पूर्ण होती है। अतः सौंदर्य के अनुभव में इच्छा शक्ति निश्चित हो जाती है। नेत्र तथा कान नहीं, सुंदर वस्तु की संपूर्णता को ग्रहण करने में अधिक सक्षम हैं, जो बुद्धि का विषय है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि नेत्र और कान जो है वो संपूर्णता से सुंदरता को समझ सकते हैं और उनको ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। और ये आँख और कान इसलिए इन्होंने सक्षम बताया है, क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे जो बुद्धि है, ये इंद्रियां, जो दोनों इंद्रियां हैं, आँख और कान, ये बुद्धि के बहुत अधिक निकट होती है, पास होती हैं। इसलिए इनके द्वारा हम सुंदरता को अच्छी तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। तो इन्होंने एक कोटेशन बताया था संतवाणी ने कि सुंदर वही है जो केवल ज्ञानात्मक क्रिया के द्वारा ही आनंद प्रदान करे, और सौंदर्य की इच्छा मूल नहीं है। इसकी इच्छा तभी होती है जब शिव से संबंधित होती है। कोई चीज़ें जब कल्याणकारी होती हैं तभी सुंदर होती हैं, ठीक है। और कलाओं में आंतरिक सत्य भी होता है, जब वह भी वांछनीय होता है तो सौंदर्य सत्य दोनों में शिव से संबंधित हो जाते हैं। तो शिव का और सौंदर्यता का इन्होंने एक संबंध यहाँ पे बताया हुआ है। फिर इस प्रकार इन्होंने मस्तिष्क के ज्ञानात्मक भाग से संबंधित होने के कारण शिव को भिन्न बताया था। तो ये संत थॉमस एक्विनस बताया था आपको। अब हम देखते हैं बाउमगार्टन। तो बाउमगार्टन कह लो आप या बाउमगार्टन कह लो, सेम ही चीज़ है दोनों। और जो है इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1714 में और मृत्यु 1762 में। तो बाउमगार्टन का महत्व सौंदर्य शास्त्रीय विचारों की दृष्टि से अधिक नहीं है, किंतु इसकी तुलना में उनका नाम सौंदर्य संबंधी विचारों को क्रमबद्ध करने में तथा कला से उनका संबंध स्थापित करने की दृष्टि से है। तो जो बाउमगार्टन है वो कह रहे हैं कि इनका अधिक महत्व नहीं है किसमें, सौंदर्य संबंधी विचारों को लेकर, लेकिन इसकी तुलना में उनका नाम सौंदर्य संबंधी विचारों को क्रमबद्ध, मतलब इन्होंने सारी चीज़ों को एक क्रम में लगाया है और
कला से उनका संबंध स्थापित करने की दृष्टि से है। तो हमारा जो मेन है कला जो है उससे इनकी जो इन्होंने क्रमबद्ध रूप में लगाया है उससे संबंधित है बाउमगार्टन, तो इसीलिए हम बाउमगार्टन को पढ़ रहे हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम इस विवेचन को सौंदर्य शास्त्र कहा। यद्यपि यह सब तो प्रचलित था किंतु कला तथा सौंदर्य शास्त्र के रूप में इसकी कल्पना बाउमगार्टन से पूर्व किसी भी अन्य विचारक ने नहीं की थी। अब देखिए अभी बताया ना कि कला से उनका बहुत ज़्यादा संबंध है, संबंध स्थापित करने की दृष्टि से है, तो वही सर्वप्रथम ऐसे माने जाते हैं जिन्होंने विवेचन को सौंदर्य शास्त्र कहा हुआ है। यद्यपि यह शब्द तो पहले से ही प्रचलित था, क्या, सौंदर्य शास्त्र, क्योंकि इसके पहले भी आप लोग प्लेटो अरस्तु पढ़ चुके हो, तो ये जो है ये पहले से प्रचलित था, किंतु सौंदर्य शास्त्र के रूप में इसकी जो कल्पना की है और जो इससे पूर्व पहले किसी ने नहीं की है। किससे? बाउमगार्टन से पूर्व की। इस शास्त्र की स्थापना के समर्थन में उन्होंने कहा है कि तार्किक ज्ञान का लक्ष्य सत्य है परंतु इंद्रिय ज्ञान का लक्ष्य सौंदर्य है। तो देखो ये जो शास्त्र है, कौन सा शास्त्र? सौंदर्य शास्त्र। तो इसके स्थापना के समर्थन में जब इन्होंने इसको सपोर्ट किया तो उन्होंने उसके पक्ष में कहा है कि जो तार्किक ज्ञान का लक्ष्य है वो क्या है? सत्य है, परंतु जो इंद्रिय ज्ञान का लक्ष्य है, जो हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, जो मेन एम होता है वो क्या है? सौंदर्य है। ज्ञान के निम्न और प्राथमिक माध्यम इंद्रियों से प्राप्त होने के कारण इंद्रिय कहे जाते हैं। सौंदर्य ललित कलाओं तथा काव्य का संबंध इसी इंद्रिय ज्ञान से है और इसका क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला शास्त्र सौंदर्य शास्त्र कहा जाता है। सौंदर्य शास्त्र इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान है। तो ज्ञान के निम्न और प्राथमिक माध्यम जो इंद्रियों से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। जितना अगर निम्न हो और बहुत उच्च कोटि का हो तो दोनों जो है वो किससे प्राप्त होते हैं? इंद्रियों से प्राप्त होते हैं। इसीलिए इनको जो है इंद्रिय कहा जाता है। किसको? ऐसे ज्ञान को तो इंद्रिय ज्ञान कहा जाता है। सौंदर्य ललित कलाओं और काव्य से संबंधित है और इसी इंद्रिय ज्ञान से हैं, ठीक है। और इसका जो क्रमबद्ध अध्ययन, मतलब क्रमबद्ध एक ही रूप में उन्होंने इसका जब अध्ययन किया करने वाला जो शास्त्र बताया है तो इसको बताया, सौंदर्य शास्त्र को बताया है कि सौंदर्य शास्त्र कहा जाता है। और सौंदर्य शास्त्र जो है वो इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान है। जो हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं उसी का ज्ञान ही सौंदर्य शास्त्र कहलाता है। वुल्फ ने भाग लिखा है, इसको भाव कर लेना आप लोग। तो वुल्फ जो है ये भी दार्शनिक है, तो वुल्फ ने भाग संवेग आदि को ज्ञान का एक विशेष विभाग कहा है। इनके मत के पोषण में ही बाउमगार्टन ने इंद्रिय बोध को एक स्वतंत्र विभाग मानते हुए सौंदर्य शास्त्र नाम से स्वतंत्र शास्त्र माना है। तो देखो जो वुल्फ हैं तो वो भाव और संवेग को आदि को ये ज्ञान का एक क्या मानते हैं? एक पूरा डिपार्टमेंट, विभाग मानते हैं। और इनके मत के पोषण में ही बाउमगार्टन ने क्या किया है? क्या माना है? इंद्रिय बोध। तो इंद्रिय बोध को एक स्वतंत्र विभाग मानते हैं ये, कि कोई भी चीज़ें हमें सुंदर लग सकती हैं इंद्रियों के द्वारा, तो उसको ही इन्होंने सौंदर्य शास्त्र कहा है। तो सबसे ज़्यादा जो बाउमगार्टन ने अभी जो आपने देखा तो इससे स्पष्ट होता है कि सबसे ज़्यादा बाउमगार्टन ने इंद्रियों पर ही अपना जो समर्थन दिया है सौंदर्य शास्त्र को लेके, वो इंद्रियों पर ही दिया है, इंद्रिय बोध को दिया है। इस शास्त्र का प्रतिपाद्य है कि इंद्रिय बोध हम में निष्प्रयोजन रूप से सुख दुख आदि की अनुभूति को उत्पन्न कराती हैं। सही बात है, आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इंद्रियों के द्वारा हमें आनंद की प्राप्ति होती है, दुख का ज्ञान होता है, सुख का ज्ञान होता है। तो यही सेम चीज़ ये भी कह रहे हैं कि इंद्रिय बोध द्वारा हमें सुख और दुख दोनों की अनुभूति होती है। और यह सामंजस्य तथा सुखात्मक अनुभूति कैसे होती है, इससे विश्लेषण अथवा वर्णित करना कठिन है। सही बात है, अगर किसी की भावनाएं हैं तो वो दूसरों तक तो पहुंचा सकता है, लेकिन जो वो महसूस कर रहा है वो चीज़ें जो है वो दूसरा बहुत कठिनाइयों के साथ उस तक पहुंचती हैं। तो यही कह रहे हैं कि यह जो सामंजस्य है, सुखात्मक की अनुभूति है या दुखात्मक की अनुभूति है, उसको जो है किसी और तक वर्णित करना बहुत ही कठिन है। कलात्मक अनुभूति तार्किक ज्ञान की अपेक्षा कम स्पष्ट होता है। इस सामंजस्य के बाद से ही हमारे हृदय में आनंद उत्पन्न होता है। सामंजस्य की पूर्णता ही सौंदर्य है, इसीलिए सौंदर्य बाह्य न होकर आंतरिक गुण है। अब देखो ये बताते हैं कि जो कलात्मक अनुभूति होती है तार्किक ज्ञान की अपेक्षा वो कम स्पष्ट होती है, जो कलात्मक अनुभूति होती है। तो इस सामंजस्य के बाद किसके? कलात्मक अनुभूति और तार्किक ज्ञान की अपेक्षा कम स्पष्ट होना, इन दोनों का जो सामंजस्य है, कोऑर्डिनेशन है, इसके बाद ही हमारे मन में क्या होता है? हृदय में आनंद उत्पन्न होता है।
सामंजस्य की पूर्णता ही सौंदर्य है। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ये आपको मैंने कई बार जूम मीटिंग पे समझाया है कि सामंजस्य होना कितना आवश्यक है और ये क्यों आवश्यक है सुंदरता के लिए। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाई हैं। तो इसीलिए सौंदर्य बाह्य ना होकर आंतरिक गुण मानते हैं। तो इन्होंने सौंदर्यता को क्या माना? आंतरिक गुण माना, जो मनुष्य में विद्यमान होता है ना। जैसे भाव संवेग को अभी बताया कि इसके पोषण में ही, जो वुल्फ ने कहा था भाव और संवेग, तो उसी के पोषण में ही इन्होंने कहा हुआ है, इंद्रिय बोध को इन्होंने महत्वपूर्णता दी है। तो उसी प्रकार ये बता रहे हैं कि सौंदर्य जो है बाह्य न होकर आंतरिक गुण है। इंद्रिय बोध की वस्तु के सामंजस्य को सुंदर नहीं कहा जा सकता, किंतु इंद्रिय बोध के सामंजस्य की जो अनुभूति होती है उसे सौंदर्य अवश्य कहा जा सकता है। अब देखो, जो इंद्रिय बोध के द्वारा वस्तुओं को जब हम देखते हैं तो उसको सुंदर नहीं कह सकते, लेकिन जो हम उसको अनुभूति करते हैं इंद्रियों से देखने के बाद, उसको हम सुंदरता अवश्य कह सकते हैं, क्योंकि हम उसको अपने नज़रों के अकॉर्डिंग, अपने इंद्रियों के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। तो इसीलिए उसको सौंदर्य कहा जा सकता है। जिस प्रकार सत्य पूर्ण है, उसका ज्ञान विवेक बुद्धि द्वारा होता है, उसी प्रकार सौंदर्य भी पूर्ण है और इंद्रिय ज्ञान का विषय है। उसी भारतीय शिव का अनुभव इच्छा के माध्यम से ही संभव है। अब देखो, जिस प्रकार सत्य पूर्ण है, अब सत्य खुद में ही एक पूर्ण रूप है वो, और इसका जो ज्ञान विवेक है वो किसके द्वारा होता है? बुद्धि के द्वारा होता है। बुद्धि के द्वारा हम पता लगाते हैं। उसी प्रकार जो सौंदर्य है वो भी पूर्ण है। वो कैसे पता लगाते हैं? इंद्रिय ज्ञान का विषय है, इंद्रियों के द्वारा पता लगाते हैं। तो इसी प्रकार जो है ये बता रहे हैं कि भारतीय शिव का अनुभव इच्छा के माध्यम से ही संभव है। किसी वस्तु के अंगों में सामंजस्य, क्रम व्यवस्था तथा पारस्परिक संबंधों द्वारा पूर्णता का अनुभव ही सौंदर्य है। देखो, अब किसी भी चीज़ में, किसी भी वस्तु के अंगों में सामंजस्य नहीं होगी, क्रम व्यवस्था नहीं होगी, आपस में पारस्परिक संबंध नहीं होंगे, तो उसमें सुंदरता नहीं होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर किसी में होंगी, पूर्णता का अनुभव होगा उससे और वो चीज़ें सुंदर लगेंगी। इसका लक्ष्य आनंदित तथा उत्तेजित करना है। सौंदर्य की पूर्णतम अभिव्यक्ति प्राकृति की अनुकृति है। इसे कल्पना के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका जो लक्ष्य है वो क्या है? आनंदित करना होता है। किसका? सुंदरता का। और सुंदरता किसके द्वारा होती है? सामंजस्य के द्वारा होती है, क्रम व्यवस्था के द्वारा होती है, पारस्परिक संबंधों के द्वारा होती है। तो इसका मेन लक्ष्य होता है कि आनंदित करना, उत्तेजित करना। और सौंदर्य की पूर्णतम अभिव्यक्ति प्राकृति की क्या है? अनुकृति है। ये सारी चीज़ें आपको मैं जो है बहुत बार, जो जितने भी दार्शनिक आते हैं लगभग इनके मिलते जुलते विचार हैं, मत हैं, सारी चीज़ें आपको मैं साथ के साथ समझाती हुई चलती हूँ जूम मीटिंग पे। तो इसे कल्पना के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, कि जैसे कि एग्जाम्पल भी देके आप लोग को समझाया था कि कल्पनाओं के द्वारा, इमेजिनेशन के द्वारा कैसे हम सामने रखी हुई चीज़ों को व्यवस्थित रूप करके अपनी कलाकृति में उतारते हैं। तो अनुकृति का अर्थ मात्र प्रतिकृति नहीं है, वरन जो कुछ भी असमंजसपूर्ण है उसकी काट छाट कर विस्तार चित्रण है। साथ ही इसमें इंद्रिय अंशों का भी समावेश कर लिया जाता है, जो उसमें वर्तमान नहीं है, यह कार्य कल्पना करती हैं। तो देखो, ये जो अनुकृति करते हैं, हम किसी चीज़ की कॉपी करते हैं, तो मात्र उसकी प्रतिकृति नहीं है, मतलब सिर्फ उसको देख के और उसका बिल्कुल हूबहू नकल करना हमारा उद्देश्य ये नहीं है। क्या है? जब कुछ असमंजसपूर्ण लगता है हमें और जो है कोई चीज़ें जो है सही नहीं लगती हैं, तो उसको क्या करना है? काट छाट कर विस्तार चित्रण करना है। उसको अपने अकॉर्डिंग जो है देखना है कि कैसे ये सही लगेगी चीज़ें, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें विस्तार से चित्रण करना है। और साथ ही इसमें क्या होता है? इंद्रिय अंशों का भी समावेश होता है, क्योंकि आँखों के द्वारा आप जब देखेंगे तभी तो उसको, उन चीज़ों को सही करेंगे, और उसमें जो है वर्तमान नहीं होती है, क्योंकि वो कल्पना में होती है। क्यों? क्योंकि हम दिमाग में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि ये चीज़ें यहाँ होंगी तो ज़्यादा सुंदर लगेंगी, ये कलर्स इसके साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो हम इमेजिन ही करते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो कार्य है वो कल्पना में अधिक होता है। तो ये आपका बाउमगार्टन है। बाउमगार्टन अभी आपका अधूरा है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बाउमगार्टन आगे और पढ़ाऊँगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, कोई भी पॉइंट, तो मुझे मैसेज करें, जूम मीटिंग में मेरे साथ डिस्कस करें। थैंक यू।